क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली क्षमता कब सामने आती है? तब जब हम बिना किसी रुकावट के पूरी तन्मयता और गहराई से किसी एक काम में डूब जाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क इसी खोती जा रही कला को फिर से जीवन में लाने की पुकार है। यह किताब हमें बताती है कि इस बिखरे हुए डिजिटल युग में केवल वही लोग आगे बढ़ेंगे जो सतही शोर को पीछे छोड़कर ध्यान की गहराई में उतरना जानते हैं। यह सिर्फ काम करने की पद्धति नहीं, बल्कि सोचने और जीने का एक नया तरीका है। भाग 1 द आइडिया। अध्याय 1 डीप वर्क इज वैल्यूएबल, गहरा काम मूल्यवान है। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत यह बताते हुए करते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में गहरा काम करने की क्षमता कितनी जरूरी हो गई है। वह कहते हैं कि आज का युग इंफॉर्मेशन इकोनॉमी है, जहां प्रतिस्पर्धा बहुत तेज है और चीजें लगातार बदल रही हैं। ऐसे में जो व्यक्ति जल्दी नई चीजें सीख सके और उसे प्रभावी ढंग से लागू कर सके, वही सफलता की दौड़ में आगे रह सकता है। पर यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने ध्यान और सोचने की क्षमता को पूरी तरह केंद्रित कर सके, जिसे लेखक डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क उनके अनुसार वो मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बिना किसी व्याकुलता के एक कठिन और मूल्यवान कार्य पर पूरी तरह केंद्रित रहता है। जैसे जैसे तकनीक ने दुनिया को अधिक तेज और अधिक जुड़ा हुआ बना दिया है, वैसे वैसे हमारा ध्यान बांटने वाले तत्व भी बढ़ गए हैं। ऐसे में गहरे काम की शक्ति और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। लेखक बताते हैं कि जो लोग इस गहराई से काम करने की कला को सीख लेते हैं, वो न केवल अधिक प्रभावी होते हैं, बल्कि जल्दी तरक्की भी करते हैं। कॉल न्यूपोर्ट यहाँ यह भी समझाते हैं कि डीप वर्क केवल तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लेखक, शिक्षक, शोधकर्ता, विद्यार्थी और सभी पेशेवरों के लिए फायदेमंद है। गहराई से किया गया काम उच्च गुणवत्ता देता है, जिससे व्यक्ति की पहचान, प्रतिष्ठा और प्रगति सुनिश्चित होती है। लेखक का यह मानना है कि आज की डिजिटल दुनिया में डीप वर्क को अपनाना एक प्रकार की सुपर पावर बन गई है। अध्याय 2 डीप वर्क इज रेयर, गहरा काम दुर्लभ है। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में कहते हैं कि चाहे डीप वर्क की शक्ति को कुछ लोग समझते हों, फिर भी यह दुनिया में बहुत दुर्लभ है। आज की कामकाजी दुनिया में सतही काम को अधिक महत्व दिया जा रहा है। लोग मीटिंग्स, ईमेल, फोन कॉल्स और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हैं कि गहरे, एकाग्र काम के लिए समय और वातावरण ही नहीं बचता। वह समझाते हैं कि आधुनिक ऑफिस कल्चर में लोग बिजी दिखना पसंद करते हैं। किसी को लगातार ईमेल करते या मीटिंग में जाते देखना आज व्यस्तता और मेहनत की पहचान बन गई है। लेकिन वास्तव में ये सारी गतिविधियां शैलो वर्क होती हैं, जो ज्यादा उत्पादक नहीं होती। इसी कारण डीप वर्क एक दुर्लभ कौशल बन गया है। लेखक बताते हैं कि बहुत सी कंपनियों में लोग बिना सोचे समझे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, स्लैक, व्हाट्सएप, ईमेल, और इससे मानसिक ध्यान लगातार टूटता है। व्यक्ति जब बार बार अपना ध्यान एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट करता है, तो उसका दिमाग गहराई से सोचने की क्षमता खो देता है। इसलिए डीप वर्क करने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि वातावरण और संस्कृति में भी बदलाव जरूरी है। इस अध्याय में लेखक यह संदेश देते हैं कि जब पूरा समाज सतही काम की ओर बढ़ रहा हो, तो डीप वर्क करने वाला व्यक्ति विशिष्ट और शक्तिशाली बन जाता है। वह भीड़ से अलग सोचता है और यही अलग सोच उसे ऊंचाई तक ले जाती है। अध्याय 3 डीप वर्क इज मीनिंगफुल, गहरा काम सार्थक है। इस अध्याय में कॉल न्यूपोर्ट डीप वर्क की भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्ता पर बात करते हैं। वह कहते हैं कि गहराई से किया गया कार्य न केवल उत्पादक होता है, बल्कि व्यक्ति को जीवन में एक प्रकार की संतुष्टि और उद्देश्य की भावना भी देता है। जब कोई व्यक्ति पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ कोई काम करता है,
तो वह अपने ही काम में खो जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो की अवस्था में व्यक्ति समय, भूख, थकान और बाकी सब चीजों को भूल जाता है। वह केवल अपने काम में पूरी तरह डूबा होता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह अवस्था व्यक्ति को अत्यंत सुखद और जीवंत महसूस कराती है। इसका अर्थ है कि डीप वर्क केवल बाहरी सफलता नहीं लाता, बल्कि आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति भी देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि जब व्यक्ति सतही काम करता है या बार बार ध्यान भंग करता है, तो वह तनाव, बेचैनी और असंतोष महसूस करता है। इसका कारण यह है कि उसका मन अपने स्वाभाविक स्तर पर काम नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जब हम डीप वर्क करते हैं, तो हम अपने दिमाग को उसकी पूरी क्षमता के साथ काम करने देते हैं। और यही अनुभव हमें जीवन में अर्थ, उद्देश्य और आत्मसंतोष देता है। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में यह भी जोड़ते हैं कि भले ही हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, कला, विज्ञान, व्यवसाय या शिक्षा, डीप वर्क का अभ्यास हमें हमारे काम के प्रति गहराई से जुड़ने का मौका देता है। और यह जुड़ाव ही हमें सफल और संतुष्ट दोनों बनाता है। भाग 2, द रूल्स। अध्याय 4, वर्क डीपली, गहराई से काम करें। इस अध्याय में कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास में लाने के लिए योजना, अनुशासन और रणनीति की जरूरत होती है। हम सभी में गहराई से काम करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली, सोशल मीडिया, ईमेल, सतही मीटिंग्स और निरंतर मिलने वाली सूचनाओं के कारण हमारा ध्यान लगातार भटकता रहता है। ऐसे माहौल में डीप वर्क करना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इसके लिए एक सुनियोजित ढांचा तैयार न करें। लेखक कहते हैं कि गहराई से काम करने के लिए केवल प्रेरणा काफी नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमें अपने समय, स्थान और आदतों को दोबारा से डिजाइन करना पड़ता है। उन्होंने कुछ रणनीतियां साझा की हैं, हालांकि हम उन्हें पॉइंट्स में नहीं लिख रहे, लेकिन वे अध्याय के प्रवाह में ही समझ आती हैं। वह यह मानते हैं कि अलग अलग लोग अलग तरह से गहरा काम कर सकते हैं, इसलिए हर किसी को अपने लिए एक उपयुक्त तरीका खोजना होगा। कोई व्यक्ति दिन के कुछ घंटे पूरे मौन और ध्यान के साथ बिताकर गहरा काम कर सकता है, तो कोई सप्ताह में 1 या 2 दिन पूरे समय के लिए तकनीक से कटकर सिर्फ रचनात्मक काम में डूब सकता है। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में ध्यान और अभ्यास की तुलना शारीरिक मांसपेशियों से करते हैं। जैसे मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही गहरे काम को बेहतर बनाने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। शुरू में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, ध्यान की ताकत भी बढ़ने लगती है। वह यह भी समझाते हैं कि गहरा काम करने के लिए हमें अपने दिन की एक सीमित अवधि को ही इसके लिए तय करना चाहिए। दिन भर में बहुत अधिक काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि एक सीमित परंतु पूरी तरह एकाग्र अवधि ही पर्याप्त होती है। लेखक कहते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित होती है, और यदि हम दिन भर सतही कामों में उसे खर्च कर देंगे, तो गहराई से सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेखक यह भी स्वीकार करते हैं कि गहरा काम करना एक चुनौती है, क्योंकि हमारा समाज तेज गति, त्वरित उत्तरों और निरंतर ऑनलाइन रहने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। ऐसे में जो व्यक्ति यह साहस करता है कि वह कुछ समय के लिए खुद को इन सारी चीजों से दूर कर ले और सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान दे, वही सच्चा डीप वर्कर होता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में नियम और अनुशासन लाना पड़ता है, एक तय समय, एक शांत स्थान और मोबाइल तथा सोशल मीडिया से दूरी। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय को यह कहते हुए समाप्त करते हैं कि डीप वर्क कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि यह एक आदत है, एक मानसिक स्थिति जिसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता है, वह अपने जीवन और करियर में असाधारण परिणाम देख सकता है। अध्याय 5,
एम्ब्रेस बोर्डम, ऊब को अपनाना सीखें। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक बहुत ही उलझे हुए लेकिन गहरे सत्य की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, यह कि गहराई से काम करने की शक्ति केवल ध्यान केंद्रित करने में नहीं है, बल्कि व्याकुलता से बाहर रहने की क्षमता में भी है। आधुनिक समाज ने हमारी सोच को इस तरह ढाल दिया है कि हम ऊब को कुछ नकारात्मक और असहनीय मानने लगे हैं। जैसे ही हमें एक पल भी खाली समय मिलता है, हम तुरंत अपना फोन खोल लेते हैं, कोई ऐप चेक कर लेते हैं या कुछ न कुछ देखने लगते हैं। यह आदत धीरे धीरे हमारे दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर देती है कि वह गहराई से सोचने की क्षमता खोने लगता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क केवल उस समय तक सीमित नहीं है जब आप टेबल पर बैठकर कुछ लिख या बना रहे होते हैं, बल्कि यह उस मानसिक अनुशासन से जुड़ा होता है जो आप दिन भर बनाए रखते हैं। यदि आपका दिमाग हर 5 मिनट में किसी डोपामिन वाले पल की खोज में सोशल मीडिया पर भागता है, तो वह लंबे समय तक एक ही विषय पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। इसलिए डीप वर्क करने के लिए आपको अपने दिमाग को ऊबने की अनुमति देनी होगी और यह मानना होगा कि ऊब कोई दोष नहीं, बल्कि एक आवश्यक अभ्यास है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने समय का ऐसा प्रबंधन करना चाहिए कि ध्यान केंद्रित करने के बीच जो विराम आते हैं, वे सिर्फ आराम के लिए न हो, बल्कि एक जानबूझकर रचा गया अवसर हो, जहां हम ऊब को महसूस करें और फिर भी किसी नई व्याकुलता की ओर न भागें। जैसे यदि आप गहरे काम के बाद 15 मिनट का ब्रेक लें, तो उस समय में भी मोबाइल से दूर रहना एक अभ्यास है। यह ऊब को सहने की शक्ति को बढ़ाता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि लोग अक्सर ध्यान को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानबूझकर ध्यान भंग करने की आदत को तोड़ने का अभ्यास करते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको सिर्फ यह नहीं सीखना है कि ध्यान कैसे लगाएं, बल्कि यह भी सीखना है कि अधीरता, ऊब और भीतर की बेचैनी को कैसे सहन किया जाए, बिना खुद को बाहरी व्याकुलताओं में उलझाएं। कॉल न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग यदि बिना नियम के होता है, तो वह आपके डीप वर्क को खत्म कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सोशल मीडिया और ईमेल जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सीमाएं तय की जाएं। आप उन्हें केवल दिन के तय समय पर ही खोलें और बाकी समय उन्हें बिल्कुल न छुएं, चाहे आपको ऊब ही क्यों न हो रही हो। यह कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, आपका दिमाग दोबारा गहराई में उतरने लगेगा, ठीक उसी तरह जैसे शांत पानी गहराई में बहुत कुछ समेटे रहता है। अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि डीप वर्क की असली नींद केवल टेबल पर बैठने से नहीं बनती, बल्कि उस अभ्यास से बनती है जिसमें आप खुद को ऊब में टिकाए रखते हैं। जब आप ऊब को सहने लगते हैं, तो आप अपने दिमाग को मजबूत करते हैं और यही मानसिक ताकत आपको गहराई तक जाने में मदद करती है। इसलिए अगली बार जब आप ऊबें, तो तुरंत मोबाइल न उठाएं, बस उस ऊब को महसूस करें और जानें कि आप डीप वर्क के रास्ते पर हैं। अध्याय 6, क्विट सोशल मीडिया छोड़े। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी लेकिन चौंकाने वाली बात से करते हैं। यदि आप गहराई से और उत्पादकता से काम करना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया के उपयोग को दोबारा सोचना पड़ेगा। वे यह नहीं कहते कि हर किसी को हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने डिजिटल टूल्स का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, न कि आदत या डर के आधार पर। लेखक मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे लगातार आपके ध्यान को खींचें और आपको अपने दिमाग से दूर रखें। यह प्लेटफॉर्म जानबूझकर आपको छोटे छोटे पुरस्कारों, लाइक्स, शेयर्स, नोटिफिकेशंस के जरिए आपकी आदतें बदलते हैं और धीरे धीरे आप ध्यान केंद्रित करने की शक्ति खोने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप खुद यह सब नियंत्रित कर सकते हैं,
लेकिन वास्तव में आप एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा बन चुके होते हैं जो ध्यान को एक जगह टिकने नहीं देती। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एनी बेनिफिट माइंडसेट यानी थोड़ा भी लाभ है तो अपनाओ जैसी सोच पर भी सवाल उठाते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर किसी ऐप या वेबसाइट से हमें थोड़ा भी लाभ हो रहा है, जैसे जानकारी मिल रही है, दोस्त जुड़े हुए हैं या काम का अपडेट आता है, तो वह उपयोगी है। लेकिन लेखक का कहना है कि यह सोच खतरनाक है। किसी टूल का थोड़ा फायदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह आपके लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है। यदि वह आपके समय और मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, तो वह लाभ से ज्यादा हानि पहुंचा रहा है। इस अध्याय में लेखक एक नए सोचने का तरीका सुझाते हैं। आप अपने जीवन में उन टूल्स को रखें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को बेहतर बनाने में सीधा योगदान देते हैं, और बाकी सभी को हटा दें, चाहे वे थोड़े बहुत लाभदायक क्यों न लगें। इसका मतलब है कि आपको यह देखना है कि आपकी गहराई से काम करने की क्षमता किन तकनीकों से बढ़ रही है और किन से कमजोर हो रही है। यदि कोई ऐप आपके ध्यान को कमजोर कर रहा है, भले ही वह आपको कभी कभी मनोरंजन या जानकारी देता हो, तो आपको उस ऐप को त्यागना चाहिए। कॉल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया के उपयोग के डर की भी बात करते हैं। वह डर कि अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। लेखक इसे एक भ्रम मानते हैं। उनका तर्क है कि जो व्यक्ति गहराई से काम करता है, जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर सकता है और जो अपने समय का स्वामी है, वह समाज में दूसरों की तुलना में अधिक मूल्य पैदा करता है और इसलिए उसके अवसर खुद ही उसके पास आते हैं। उसे खुद को लगातार ऑनलाइन साबित करने की जरूरत नहीं होती। लेखक यह भी कहते हैं कि सोशल मीडिया के विकल्प भी हो सकते हैं, जैसे गहराई से लिखे गए ब्लॉग्स, ईमेल के जरिए सीमित और सार्थक संवाद और वास्तविक जीवन की बातचीतें। यह जरूरी नहीं कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्पष्टता को प्राथमिकता दें। आखिर में वह सुझाव देते हैं कि सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का अभ्यास किया जाना चाहिए, 1 महीना, 2 हफ्ते या एक निश्चित समय, जिससे यह देखा जा सके कि आप बिना इसके कैसा महसूस करते हैं और क्या वाकई इसकी जरूरत थी। अध्याय 7, ड्रेन द शैलोस, सतही काम को समाप्त करें। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यों में चला जाता है जो दिखते तो जरूरी हैं, लेकिन वास्तव में न तो गहराई लाते हैं और न ही कोई बड़ा मूल्य जोड़ते हैं। इन्हें लेखक शैलो वर्क कहते हैं, यानी ऐसे कार्य जो कम सोच, कम एकाग्रता और कम मूल्य पर आधारित होते हैं, जैसे ईमेल भेजना, मीटिंग्स में शामिल होना, रिपोर्ट का छोटा सा हिस्सा भरना या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डीप वर्क में माहिर बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी दिनचर्या में फैले इन सतही कार्यों को पहचानना और कम करना सीखना होगा। लेखक मानते हैं कि डीप वर्क एक सीमित संसाधन है। आपके दिन में केवल कुछ घंटे ही होते हैं जब आपका दिमाग वास्तव में गहराई से काम करने की स्थिति में होता है। यदि आप इन घंटे को शैलो वर्क में गंवा देते हैं, तो आप अपने जीवन की सबसे मूल्यवान ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे होते हैं। इस अध्याय में कॉल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि आप अपने समय का स्पष्ट हिसाब रखें। लेखक स्वयं हर दिन के लिए एक टाइम ब्लॉकिंग शेड्यूल बनाते हैं, यानी उनका हर घंटे का उपयोग पहले से तय होता है और वे यह तय करते हैं कि कौन सा समय डीप वर्क के लिए होगा और कौन सा अन्य कार्यों के लिए। वे यह भी बताते हैं कि यदि किसी शैलो टास्क को करना जरूरी हो तो उसे किसी कम ऊर्जा वाले समय में रखें, जैसे दोपहर के बाद, जब ध्यान स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम हो जाता है। लेखक उन लोगों को विशेष रूप से चेताते हैं जो 24/7 उपलब्ध रहने की आदत पाल लेते हैं, जैसे कि हर ईमेल का तुरंत जवाब देना या हर कॉल को तुरंत उठाना। वे कहते हैं कि यह आदत न केवल डीप वर्क को मार देती है,
बल्कि मानसिक थकावट भी बढ़ाती है। इसके स्थान पर वे यह सुझाव देते हैं कि लोगों को आपसे संपर्क करने के लिए नियम तय किए जाएं, जैसे ईमेल के जवाब देने का एक निश्चित समय हो, या हर मीटिंग को पहले यह सोचकर तय किया जाए कि क्या यह वाकई जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कार्यों का मूल्य समान नहीं होता। कई बार हम ऐसा काम करते हैं जो व्यस्तता दिखाता है, लेकिन वह वास्तव में उपयोगी नहीं होता। उदाहरण के लिए, मीटिंग में बैठना केवल इसलिए कि बुलाया गया है, जबकि उसमें आपका योगदान न्यूनतम हो। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए उन कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी जिनसे आपकी विशेषज्ञता, गहराई और परिणाम दिखे। जो कार्य आपके दीर्घकालीन लक्ष्य में योगदान नहीं करते, उन्हें धीरे धीरे खत्म करना होगा। इस तरह यह अध्याय हमें सिखाता है कि डीप वर्क कोई एक अतिरिक्त आदत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जहां आपको अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को इस प्रकार व्यवस्थित करना होता है कि आपका सच्चा मूल्य सामने आए। और यह तभी संभव है जब आप सटीकता को पहचानकर उसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या से बाहर करना सीखें।